श्री आकाश आनंद जी को मान सम्मान पगड़ी भेंट कर सम्मानित करेंगे। साथियों जोरदार तालियां, जोरदार नारों से साथियों साथ दें। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में अपने ख्यालात रखें। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल और साहब कांसीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अभय चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा दिलों की धड़कन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। भाई जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। जय भीम साथियों। जय भीम। साथियों, आज यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ यहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए सभी युवा साथियों जिन्होंने अपने दिन में से इतना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमारे बसपा और इनेलो के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे मूवमेंट की जान हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इतनी मेहनत कर इसको सफल बनाया, आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज इस सभा में मौजूद हमारे सभी बीवीएफ के जवान जबाज साथी, हमारे प्रेस और मीडिया के साथी और हमारे मिशनरी गायक, हमारे मिशनरी म्यूजिशियंस, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, यह हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी एक सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, हमारे इस गठबंधन के पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सब के बीच में मौजूद इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से
आपके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं यहां पे विधानसभा आम चुनाव के बारे में आप लोगों से बात करूं, मैं हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह करने का काम किया है। साथियों, इस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत आने वाले अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से छीन भी सकती है, यह कहकर कि ये जाति के लोग पैसे से संपन्न हो चुके हैं तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। साथियों, आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसे बार बार गरीबी मिटाने के कार्यक्रम को बनाकर हमेशा से आरक्षण को हटाने का काम किया गया है। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है, क्या उनके साथ आज भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, ये SC समाज को बांटने की शुरुआत है, ये SC समाज की आजादी को छीनने की शुरुआत है, ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यहां भाजपा की NDA और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी लोग पार्टियां शामिल हैं, ये सब अगर चाहें, अगर ये सब में सब हमारे SC/ST हमारे रिजर्वेशन के सच्चे हितैषी हैं, हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के सच्चे हितैषी हैं, तो सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर रिजर्वेशन को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें, ताकि आगे हमारे रिजर्वेशन से कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। साथियों, यही नहीं बल्कि अब तो बहन जी और BSP की ये भी मांग है कि ये जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के जजमेंट ही ना आ सके जो हमारे संविधान के आरक्षण को संविधान में रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर सके। साथियों, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आरक्षण तो नेहरू, पंडित जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगते वक्त आपको लाल किताब दिखाकर संविधान के नाम पर आपका वोट तो मांग लिया, परंतु जब संविधान को बचाने की बात आई तो ये सब अपने मुंह पे चुप्पी साध बांध अपने घर में बैठे हैं। तब खड़गे जी को आगे क्यों किया? दूसरी बात, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने खड़गे जी जैसे नेताओं के लिए एक नाम दिया है, चमचे। याद है आप सबको, चमचे। साथियों, मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी है, चमचा योग, जिसमें खड़गे जी जैसे नेताओं को, जो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में रहकर हमारे समाज को गुमराह कर बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में बताया है। मैं हमारे सभी SC समाज के भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करूंगा, आप ये चमचा जोग जरूर पढ़ें और ऐसे नेताओं को पहचाने जो कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण के इतने खिलाफ थे, ये लोग तो दलितों के भी इतने खिलाफ थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्यों को चुन के भेजा जा रहा था, तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से चुन के गए संविधान कमेटी में, इन लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही लोकसभा को पाकिस्तान में भेजने का काम किया और बाबा साहब को पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम किया। साथियों, जो लोग
बाबा साहब को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में न लिखने देने की कोशिश करते रहे, आपको लगता है कि क्या वो हमारे संविधान या हमारे आरक्षण के हितैषी रहे होंगे? आप ही बताइए, क्या लगता है आपको पंडित नेहरू या गांधी हमारे आरक्षण के हितैषी रहे? साथियों, बाबा साहब को अंग्रेजों की मदद से भारत की संविधान कमेटी में भेजा गया था, ना कि इन पंडित नेहरू या गांधी जी की वजह से। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी इन लोगों ने बाबा साहब को खूब परेशान किया, जिन्होंने बाबा साहब के सेक्रेटरी को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर उन्हें हराने का काम किया। आपको लगता है ऐसी कांग्रेस पार्टी या ऐसी भाजपा पार्टी आपके संविधान के हितैषी हैं या आपके हितैषी हैं, जो आपके बाबा साहब को सम्मान ना दे सके, जो आपके बाबा साहब को किताब ना दे सके? आपको क्या लगता है वो आपके हितैषी हैं कि नहीं है? साथियों, अब मैं आप लोगों से यहाँ विधानसभा में होने वाले आम चुनावों के लिए आप लोगों के बारे में, आप लोगों के बीच में कुछ मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, पिछले 10 सालों में यहाँ हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, और अब जब चुनाव हमारे सर पर है, तो ये भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु मेरी दरख्वास्त है कि आप इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पे इनसे सवाल करें वोट डालने से पहले। मैं आप लोगों से जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको शिक्षा के मामले में पूछें, आप इनसे रोजगार के मामले में पूछें, आप इनसे महंगाई के बारे में पूछें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो पिछले 10 सालों में यहाँ पर सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का काम किया है। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इन्होंने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करने का काम किया। साथियों, आप जानते हैं कि क्या पिछले 10 सालों में 2200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बचे हैं यहाँ हरियाणा प्रदेश में, जिनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति नहीं करी गई है। इतना ही नहीं, पिछले 2017 से हमारे SC, ST, OBC समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के पैसे भी इस सरकार ने रोक के रखे हैं। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जो आपके बचे हुए स्कूल हैं वहां पे शिक्षक नहीं छोड़े जाएंगे पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो आप ही बताइए क्या ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा कि नहीं? आप ही बताइए क्या हमारे बच्चों को कमजोर किया जा रहा है कि नहीं? साथियों, बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक चीज मिली है हमें। आए दिन पेपर लीक की खबरें हमें सुनने को मिलती रही हैं। साथियों, कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के पेपर लीक ना हुए हों। साथियों, हकीकत तो यह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करती रही हैं। एक ने सरकार में रहकर हमारे बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई, तो दूसरी ने विपक्ष में बैठकर इन सत्ता में बैठी भाजपा वाले को कभी भी इन मुद्दों पर घेरा नहीं। एक तरफ साथियों भाजपा और कांग्रेस है जो गरीब विरोधी नीतियों पर चलकर हमारे बच्चों को आरक्षण, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर रख रही हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई बालिका आशीर्वाद योजना जैसी शिक्षाएं योजना जैसी चलाई हैं, जिसके तहत साथियों 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आदरणीय बहन जी ने 600 करोड़ रुपए की लागत से इनको पढ़ाने लिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान यूपी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, हमारे सभी पिछड़े समाज के भाइयों और बहनों के लिए आदरणीय बहन जी ने हॉस्टल्स और कॉलेजेस में इन सभी समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का भी इंतजाम, इनका आरक्षण की सीट सुरक्षित की थी। साथियों,
ये लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी सोचकर हैरियत होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कोई काम करना चाहे, उसमें जज्बा हो, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। जिस तरीके से हमने देखा है श्री अभय सिंह चौटाला जी, यहाँ पर आप लोग जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनमें भी उतना ही जज्बा है आपके बच्चों के लिए कि वो दिन रात एक कर आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। अगर हम रोजगार की बात करें साथियों, हरियाणा में आज 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और इतना ही साथियों, बीजेपी पिछले 10 सालों से लगातार यहां सत्ता में बनी हुई है, उसके बाद भी 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों से यहां पर 2000 से ज्यादा हमारे कॉलेज में बैठे हुए लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। और हमारे क्लरिकल स्टाफ के वर्कर्स बेसिक पे को 35,400 की बढ़ाने की मांग करते आए हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है, अगर रोजगार की बात करें, 2000 से ज्यादा लेक्चरर्स परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। 40% बच्चे यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, और सरकार के पास 2 लाख पद खाली पड़े हैं। परंतु सरकार कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाकर पक्की नौकरियां ना भरकर यहाँ पर कच्ची नौकरियां देने का काम कर रही है। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों हरियाणा की सरकार, भाजपा की सरकार आपको पक्की नौकरियां नहीं देना चाहती? सरकार आपको पक्की नौकरियां इसलिए नहीं देना चाहती साथियों, क्योंकि अगर आपको पक्की नौकरी मिली, आपके बच्चों को पक्की नौकरियां मिली, तो उनको आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये लोग आपके बच्चों को आरक्षण नहीं देना चाहते साथियों, ये भाजपा की नीयत है जो आपके आरक्षण को छीनने की कोशिश कर रही है। एक तरफ भाजपा की सरकार ऐसे काम कर रही है और दूसरी तरफ हमारे लोगों को गरीब और कमजोर बनाने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा की सरकार के चलते हुए उनको कभी भी इन मुद्दों पर नहीं घेरती और बोलती है, अपने ही राज्यों में भाजपा को गाली देती है, बसपा को गाली देती है, और उन्हीं के कदम पे चलकर, उन्हीं के रास्ते पर चलकर हमारे बच्चों को वहां पर भी आरक्षण नहीं देती साथियों। एक तरफ ये भाजपा और कांग्रेस वाले हैं और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने 5 साल के दौरान ही 90,000 से ज्यादा पक्की नौकरियां देने का काम किया, जिसके तहत शिक्षकों को रोजगार मिला, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार मिला, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती करी गई और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट के समाज के कमजोर लोगों को भी विभिन्न सरकारी नौकरी के देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया गया था। पिछड़े समाज के वर्गों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया गया था। और हमारे किसान भाइयों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी ने रात ही रात एक रात में ही हमारे सभी किसान भाइयों के लिए गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे, जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो गई थी। साथियों, इसी तरह यहां पर जब आप आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को सत्ता में लाकर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, उसी तरह हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी रातों रात दुगनी कर दी जाएगी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बसपा की सरकार ने प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया था। और अब साथियों, अगर मैं आप लोगों से महंगाई की बात करूं तो मेरे पास बस इनके लिए एक ही लाइन है। ये लोग आपको बोलते हैं कि हमने मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अब इनको महंगाई नहीं दिखती। जब महंगाई की बात करते हैं तो ये मुद्दा फेर के बोलते हैं हम आपको मुफ्त में राशन देंगे। ऊपर से गर्व से चौड़ कर बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को भी ऐसे ही मुफ्त में राशन दिया है। मैं आप यहाँ, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे सभी युवा साथी बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा साथियों, अगर आप लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा तो उस राशन की कीमत क्या होगी? 800-1000 रुपया, उससे ज्यादा तो नहीं होगी ना? साल का कितना, 12,000 रुपया, इतना ही राशन मिलेगा।
परंतु अगर आपके बच्चों को नौकरी दी जाए तो कम से कम 20,000 रुपए महीना तो कमाएगा ना, तो साल का 2.5 लाख रुपया तो बना। अब इन भाजपा वालों ने क्या किया, आपको 12,000 रुपए दिखाकर आपको 2.5 लाख का चूना लगाने का काम किया है। इतना ही नहीं, पर जो आप चीज खरीदते हैं, आप दूध खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, उस पे भी टैक्स लगाने का काम किया है, और उसी टैक्स के पैसे से आपको ये चना, आम, अनाज देने का काम करते हैं। साथियों, मैं कहता हूं कि क्या हमारा समाज मुफ्त में राशन लेने के लिए बना है? क्या बाबा साहब ने इसलिए संघर्ष किया कि हमारा समाज मुफ्त में राशन ले, या पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा हो और आत्मसम्मान से जीने का वो काम करे? साथियों, यहां की भाजपा सरकार ने आपको हमेशा से दबाने का काम किया, अंदर से खोखला करने का काम किया है। पर एक तरफ भाजपा और कांग्रेस लोग हैं ये जो गुलाम बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बसपा और इनेलो की गठबंधन की सरकार है जो आपके बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनको काबिल बनाना चाहती है। तो साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई डलने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना में आदि में नाम पर कोई स्वार्थी आप लोगों को फंसाकर आपका वोट का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि साथियों, देश के हर महिला, पुरुष को व युवा को वोट डालने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से ये एक बार फिर खास तौर से अपील करता हूं कि आप लोग यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में बसपा और इनेलो के इस विधानसभा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और इनेलो का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताकर श्री अभय सिंह चौटाला जी को यहां पर मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, मैं अपना यहां पे भाषण खत्म करने से पहले आप लोगों से 3 चीजें करने को कहूंगा। साथियों, वो कहते हैं कि सत्ता कभी दी नहीं जाती, जो सत्ता में बैठा है वो कभी आपको सत्ता अपनी मर्जी से देगा नहीं। तो साथियों, समय आ गया है कमर कसने का, साथियों समय आ गया है सत्ता छीनने का, और साथियों समय आ गया है शासक बनने का। जय भीम, जय भारत।